Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Exergio Classes, and this is Dr. Shivam Mishra, and I'm here with another lecture of Fundamentals of Mechanical Engineering and Mechatronics, the subject FMM which is being taught into the AKTU BTech first year. तो मैं आपके साथ दोबारा से यहाँ पे हूँ और आज मैं आपको एक नई यूनिट के बारे में डिस्कशन करूँगा। मैंने प्रीवियसली 8 लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें मैंने यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज को मैंने उसमें हैंडल किया। अगर फर्दर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट मी, यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन टू द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट सोल्यूशंस। तो मैं अब यूनिट नंबर 2 के बारे में आज आपसे चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 2। तो क्या सिलेबस है आपका? दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आईसी इंजन बेसिकली दिस इज़ द थियोरेटिकल पार्ट, दिस इज़ टोटली थियोरेटिकल पार्ट। सो यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट, यू कैन रीड द टॉपिक। आपको पता होना चाहिए, मीन्स आपको पता होगा कि व्हाट आर द इंजन कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे होती है 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बाद में बनाऊंगा बिकॉज दिस इज़ द थियोरेटिकल पार्ट, यू कैन कवर इट विद बाय योर सेल्फ एज वेल। मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करूंगा रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट, देन मैं डिस्कस करूंगा एयर कंडीशनिंग का पार्ट जिनमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। सो उसके बाद मैं आपके ऊपर आऊँगा थियोरेटिकल वाले पार्ट पर जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन है। तो उस पार्ट पर वीडियोज़ मैं बाद में बनाऊँगा। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द रेफ्रिजरेशन पार्ट, जो कि सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में देखते हैं क्या बताया गया है। रेफ्रिजरेशन में जो आपका टॉपिक मेंशन है वो है आपका मीनिंग एंड एप्लीकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम? क्या होता है मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग the lower temperature with respect to its immediate surroundings. So basically रेफ्रिजरेशन क्या होता है? अगर आप किसी सराउंडिंग में हैं, आप किसी सिस्टम की बात कर रहे हो, तो अगर उस सिस्टम में या कन्फाइंड स्पेस में, लेट्स कॉल दिस द कन्फाइंड स्पेस, दिस इज माई कन्फाइंड स्पेस, और इस कन्फाइंड स्पेस में मैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द लोअर टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि आपकी इमीडिएट सराउंडिंग लेट्स से दिस इज एट TH और आप इस सिस्टम में या इस कन्फाइंड स्पेस में एक लोअर टेम्परेचर या TL जो भी एक डिस्क्राइब टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द रेफ्रिजरेशन। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी सिस्टम के किसी एक कन्फाइंड स्पेस में आप उसकी इमीडिएट सराउंडिंग से के कंपैरिजन में अगर आप लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस और रेफ्रिजरेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो उसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। इनिशियली जब इस तरह के कोई इन्वेंशन नहीं हुए रहे होंगे, तो इनिशियली इट वाज थॉट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लोअर टेम्परेचर पर अगर आप देखते हैं, जनरली अगर आप समर डेज़ में देखें तो आप देख सकते हैं फूड जो होते हैं या जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपके सारे एक टेम्परेचर पर ही मेंटेन रहते हैं। और अगर आप समर्स की बात करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो रॉटन हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनका जो टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है, उनका फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखें, या फिर एस्थेटिक्स जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, आपका फूड खाने लायक नहीं रह जाता है। तो इस तरह की कोई थॉट प्रोसेस रही होगी इसके पीछे, उस वजह से आपका बेसिकली और भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रोड्यूस किया गया। और इसी के बेस पे हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इज़ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। अनदर इज़ फूड प्रिजर्वेशन। आपने देखा होगा अपने घरों में भी, और आप कहीं अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी कहीं जाते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उस फूड को प्रिजर्व करके फॉर अ सर्टन और फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे इकट्ठा करके रखते हैं, एक जगह पर रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। देन मिल्क चिलर प्लांट के लिए भी हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। देन आपने जनरली ये सुना होगा कि ड्रग्स वगैरह भी स्टोर की जाती है लोअर टेम्परेचर। अगर आप दवाओं पर पढ़ते हो तो आप वहाँ पे लिखा होता है दवा पे कि
कीप इट इनटू द कूल स्पेस। तो आप ठंडे जगह पर उसे रखें, किसी ऐसी गर्म जगह पर, ह्यूमिड प्लेस पर ना रखें। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज कई सारे आपके जो बैक्टीरियाज़ हैं उनकी जो इमरजेंस होता है वो आपका हायर टेम्परेचर पर हो जाता है या ह्यूमिडिटी वाले फॉर्म में हो जाता है। देन स्टोरेज ऑफ द वैक्सीन्स, वैक्सीन को भी स्टोर करना एक बहुत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइस क्यूब्स एंड आइस क्यूब्स एंड ऑल। कभी कभी आपका देखिए ये आपको रेफ्रिजरेशन नहीं लगेगा, बट जब आप कटिंग करते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं और आप दो मेटल्स की कटिंग करते हैं, तब भी उन मटेरियल्स को या मेटल्स को हमें कूल डाउन करने के लिए, जब वो दो मटेरियल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एक कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द दिस इज़ वन मोर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो द बेसिक यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ जनरली tons of refrigeration. It is defined in tons of refrigeration. Tons of refrigeration. And how this tons of refrigeration is defined? This is TR, tons of refrigeration. And 1 TR, generally 1 TR is given as 3.51 kilowatt. 3.51 किलोवाट। तो जनरली हम इसे लर्न कर लेते हैं, आपके लेवल पर ये लर्न करना ही ठीक है, बट स्टिल वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस केम फ्रॉम, ये कैसे ये डिराइव होता है, ये कैसे 3.51 किलोवाट ही क्यों आता है, ये हमें जानना एक बार थोड़ा सा ज़रूरी है। तो हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। तो योर टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज हाउ इट इज़ डिफाइंड। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, that is to be extracted from 1 US ton of water at 0 degree centigrade to convert it into ice of 0 degree centigrade within 24 hours। अगर ये 1 TR कैसे डिफाइन होता है कि अगर आपको जितना अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो कि आपको निकालनी होगी, अगर आपके पास 1 US टन ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवेलेबल है, और अगर आप उसे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको उसमें से रिमूव करके आइस बनाना होगा वो कहलाएगी आपकी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, इसी को आप वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। वाइस वर्सा क्या ट्रू होता है कि अगर आपके पास आइस अवेलेबल हो, 1 US टन ऑफ आइस अवेलेबल हो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आप उसे वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, वो भी 24 घंटे में, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको आइस को सप्लाई करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इट इनटू द वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपका कहलाएगा 1 TR या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो वो आएगा कितना आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज 3.51 किलोवाट। बट हाउ इट केम, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंस वी नो कि अगर मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनाना हो या कन्वर्ट करना हो, तो वनली थिंग इज़ हियर कि टेम्परेचर तो देखिए आप कांस्टेंट है, तो केवल और केवल इसका फेज़ चेंज हो रहा है, फेज़ इज़ बीइंग चेंज्ड, और जब फेज़ चेंज हो रहा है इट मीन्स लैटेंट हीट कम्स इनटू पिक्चर। तो लैटेंट हीट ही आप या तो सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वी फर्दर नो कि आपका जो लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ गिवन एज, लैटेंट हीट की जो बात करते हैं वो होता है आपका मास इनटू लैटेंट हीट। वो आपने ये ले लिया, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी वो डिफाइन होती है आपकी Q = ml से, वेयर L इज़ लैटेंट हीट। ओके, तो वन मोर थिंग कि अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो पहले तो मैं ये जानूं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी या फिर सप्लाई करनी पड़ेगी वो कैसे आएगा। तो मास मुझे जानना पहले बहुत ज़रूरी है। मास के लिए मैंने बता दिया आपको, ये 1 US टन है,
and 1 US ton is defined as or given as it is equal to 2000 pounds lb, and which is again equal to 907.185 kg. ये आपका एक यूएस टन आपका 907.185 kg के इक्वल होता है. ये बिल्कुल डिफाइंड है, ये बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है. ये वैल्यू इतनी ही आती है. अब देखिए, अगर मुझे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी हो तो लैटेंट हीट और जो आइस होती है, लैटेंट हीट जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो डिफाइन होती है 335 किलो जूल पर kg. एसआई सिस्टम में अगर एसआई यूनिट की बात करूँ मैं तो 335 किलो जूल पर kg होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस. ओके, तो हाउ इट विल बी डिफाइंड, वो अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो जाएगी, Q विल बी इक्वल टू 907.185 मल्टीप्लाइड बाई 335, and that will make 335 kilojoule per kg है तो will multiply it by 1000 as well, and this will make it to be 303.90697 joules. ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी. नाउ सिंस मैं बात कर रहा हूँ आपको 24 घंटे में इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको या तो एक्सट्रैक्ट करनी है या फिर रिमूव करनी है विद इन 24 आवर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं कि 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हम जब हम एसआई सिस्टम में जाएंगे तो हमें सेकंड्स, टाइम को हमें सेकंड में मेज़र करना होगा. तो सो विद इन 24 आवर्स हाउ मेनी सेकंड्स आर अवेलेबल, सो देयर विल बी 24 आवर्स आपने बता दिया, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट एंड देन 60 सेकेंड्स, दिस विल मेक इट टू बी 84,600 सेकेंड्स. 84,600 सेकेंड होंगे जिसमें आपको इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी होगी, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 एज वेल. सॉरी, दिस इज 10 to the power 6 एज वेल. सो अब हम इसे कन्वर्ट करें अगर, सो अब निकालते हैं हीट रेट, कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने कितने सेकंड में सप्लाई किया. तो दिस विल बी Q डिवाइडेड बाई टाइम. अगर मैं हीट रेट की बात करूं तो दिस विल बी 303.90697 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 84,600 सेकेंड्स, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 35144 जूल्स पर सेकेंड. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3.51 किलो जूल पर सेकेंड, विच इज़ 3.51 किलो वॉट, बिकॉज जूल पर सेकेंड इज वॉट. दिस विल बी 3514.4 एंड दिस विल मेक इट टू बी 3.51 किलो जूल पर सेकेंड, एंड दिस विल बी 3.51 किलो वॉट. तो ये आपका जो 1 TR की वैल्यू आई वो 3.51 किलो वॉट आ गई यहाँ से. अगर मैं इसी वैल्यू को, अगर सेम वैल्यू को 3.51 किलो वॉट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ किलो जूल पर मिनट में, तो क्या लिख सकता हूँ, 3.51 मल्टीप्लाइड बाई किलो जूल पर सेकेंड था, तो अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा उसे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, एंड दिस विल मेक इट टू बी 210 किलो जूल पर मिनट. तो ये आपकी 1 TR की वैल्यू है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद रखना होगा कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इन वैल्यूज़ का हमारे पास यूज़ होगा. सो रिमेंबर दिस कि 1 TR टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.51 किलो वॉट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट. तो दिस इज़ द वैल्यू which you need to remember, and this will be utilized while solving the numericals. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा यूटिलाइजेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके. नेक्स्ट टर्म पर आ जाता हूँ मैं, जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. और अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफ़ाइन करने के पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रिलेवेंस मैं आपको बताना चाहूँगा इस टर्म से रिलेटेड. तो तो थोड़ा सा हम थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में चलते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर रिलेवेंसी टू दिस टॉपिक. तो थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में चलूँ अगर मैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग जनरली COP से भी लिखते हैं. COP, इट इज़ जनरली नोन एज COP. इसको जानने के पहले मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. तो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो कमियां थी, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था कि अगर आप PMM 1 के बारे में बताया था, परपेचुअल मोशन मशीन 1 के बारे में बताया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि बिना किसी इनपुट के आप कंटिन्यूस वर्क इनपुट प्रोड्यूस करेंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था, परपेचुअल मोशन मशीन वॉज इम्पॉसिबल। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आगे बढ़े और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट आए। वन वॉज योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एंड अनदर वॉज क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो रिलेवेंट है वो मेरे लिए रिलेवेंट है क्लासेस स्टेटमेंट, बट फिर भी मैं आपको एक बार केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये जनरली हीट इंजन्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हीट इंजन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। उन्होंने ये बताया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट प्रोड्यूसेस वर्क कॉन्टिन्यूसली वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। तो केल्विन प्लैंक ने ये बोला कि आप अगर ऐसा मानते हो कि एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि किसी एक साइकिल में ऑपरेट होती है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं उससे केवल एक रिजर्वायर पर हीट की सप्लाई लूँगा और उससे मैं W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करूँगा और दूसरे किसी टेम्परेचर पर या दूसरे किसी उस पर सिंक पर मैं उसका जरा सा भी अमाउंट ऑफ इसे हीट को रिजेक्ट नहीं करूँगा। सो Q2 विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी डिनोटिंग यू कि W इज इक्वल टू Q। उन्होंने ये बताया केल्विन प्लैंक ने कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसी कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि एक रिजर्वायर से, लेट्स से दिस इज़ योर T1, दिस इज T2, एक सिंगल हीट रिजर्वायर से हीट को इनटेक करके उसे कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे और जरा सा भी अमाउंट या थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ हीट को दूसरे किसी थर्मल रिजर्वायर पर या हीट रिजर्वायर पर रिजेक्ट ना करे। तो Q2 इज इक्वल टू अगर आप 0 कर देंगे सो यू विल गेट W इज इक्वल टू Q1, और ऐसी कोई डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। इट फर्दर मीन्स कि द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नॉट बी इक्वल टू 100%। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, मैंने बस आपको स्टेटमेंट दिया। तो अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो उन्होंने बताया, वो था क्लासेस का स्टेटमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासेस स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, इट इज़ इम्पॉसिबल to construct a device operating in a cycle that transfers heat from a low temperature body to higher temperature body without any external aid और external work input। तो क्लासेस ने ये बताया कि अगर आप कोई डिवाइस बनाना चाहते हैं जो कि साइकिल में ऑपरेट हो रही हो, और अगर आप ऐसा ये सोचते हो कि मैं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र करा दूंगा और कोई भी मैं एक्सटर्नल वर्क इनपुट या उस पर कोई एक्सटर्नल एड या कोई एक्सटर्नल चीज़ की मदद नहीं लूँगा, तो ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना आपके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई डिवाइस आप नहीं बना पाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं हम इसे कि उन्होंने क्या बताया। क्लासियस ने ये बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी। यहाँ पे मैं एक लो टेम्परेचर बॉडी या लो टेम्परेचर रिजर्वायर कंसीडर करता हूँ, जिससे मैं सोर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो लेट्स द टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर बॉडी इज़ T2, हायर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, और एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता हूँ जो कि लोअर टेम्परेचर की बॉडी से सप्लाई की जानी है हायर टेम्परेचर के बॉडी की तरफ। तो उन्होंने बताया कि आप एक डिवाइस बनाओगे, अगर आप एक ऐसी कोई डिवाइस बनाते हो जो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि लो टेम्परेचर की बॉडी से हीट को यानी Q2 अमाउंट ऑफ हीट को Q2 अमाउंट ऑफ हीट को T1 टेम्परेचर तक पहुंचा देगी, तो ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। जब तक कि ऐसा तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप इसमें कोई वर्क इनपुट नहीं दे देते हैं या कोई एक्सटर्नल सोर्स की मदद नहीं ले लेते हैं।
तो if W is equal to 0 and if you think that Q2 can be supplied to T1 temperature, so this is impossible. ये इम्पॉसिबल है। तो बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक एक्सटर्नल सोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको एक एक्सटर्नल वर्क इनपुट लेना पड़ेगा। देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, ये ऐसा क्लासेस ने बोला, और यही कॉन्सेप्ट आपका आगे बढ़ा, यही रीज़न बना या बेस बना फॉर योर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि इसके कॉन्सेप्ट पर चलती हैं। यही आपका, अब यहाँ से मैं एक टर्म और बताता हूँ आपको कि लेट्स तो इस आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यहाँ पे आया विच इज़ योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जनरली कैसे डिफाइन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ अ पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर योर रेफ्रिजरेटर और द हीट पंप इज़ गुड इनफ और नॉट। आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक ऐसा टर्म है जिसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप, अगर दो रेफ्रिजरेटर या दो हीट पंप आपस में कंपेयर किया जाए तो कौन सा रेफ्रिजरेटर या फिर कौन सा हीट पंप इन दोनों में बेटर परफॉर्म कर रहा है। यही वो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको डिफाइन करने के लिए क्या बताया, तो क्लासेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो W की वैल्यू 0 बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो लेट्स ड्रॉ रेफ्रिजरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लेट्स टेक दिस रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं। लेट्स कंसिडर ये एक हायर टेम्परेचर है, ये एक लोअर टेम्परेचर है। ये रेफ्रिजरेटर मैंने बताया। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, जो भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस होती हैं जिनमें हमें वर्क का इनपुट देना पड़ता है लाइक रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप, हम उसे हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन से डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन से। तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन से दिखाया। ये मेरा हीट पंप है, HP से डिनोट करूँगा। दिस विल अगेन बी योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि कंज्यूम हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा बस। दिस इज़ T2, दिस इज़ T1, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2 एंड दिस इज़ Q1। तो चलिए मैं रेफ्रिजरेटर का लेता हूँ, इसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे हम उसे डिनोट करेंगे, तो पहले तो मैं ये देख लूँ कि क्या मेरे लिए डिज़ायरेबल है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर वेल बिलो इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर। जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर, तो ये आपकी ये कन्फाइंड स्पेस है यहाँ पे। which maintains the temperature of the confined space well below its surrounding temperature। तो अगर आप देखोगे तो T2 टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है रेफ्रिजरेटर में, जो कि T1 से काफ़ी कम है। तो ये हमें कंटिन्यूस T2 को मेंटेन करना है। तो मान लीजिए कि इफ़ यू हैव ए रूम, यू हैव ए एम्प्टी स्पेस जहाँ पे पहले टेम्परेचर कुछ और था। लेट्स से द टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इटसेल्फ। मान लेते कि अभी सब कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था और थर्मल इक्विलिब्रियम में था, और आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग का भी टेम्परेचर था और आपके कन्फाइंड स्पेस का भी टेम्परेचर था। बाद में मुझे क्या करना है, मेरी नीड ऐसी हुई कि मुझे इस कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट हीट। हम उतनी अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस कन्फाइंड स्पेस से ताकि मेरा टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। तो ये वो वैल्यू है, T2 की वैल्यू है जिसे मुझे मेंटेन करना है। दिस इज़ योर डिज़ायर्ड टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट का एक्सट्रैक्शन करना होगा। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर के केस में देखें तो दिस इज़ Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ये वो कन्फाइंड स्पेस को अगर मुझे T2 टेम्परेचर पर मेंटेन करना है तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट का मुझे कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करना होगा टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। ओके, फर्दर
अब मुझे इस अमाउंट ऑफ हीट को जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट की है लोअर टेम्परेचर से, किसी एक टेम्परेचर मुझे रिजेक्ट भी करना होगा, वो कि जो या मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर पर रिजेक्ट करना होगा। बट आपको ये पता है कि जो हीट फ्लो की टेंडेंसी होती है, हीट की जो फ्लो की टेंडेंसी होती है वो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो आपकी हीट हमेशा T1 से T2 की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगी। बट यही क्लासेस ने बताया था कि आप चाहते हो कि डिज़ायरेबल, आपकी डिज़ायर्ड ये है आपका इस समय कि आप T2 से T1 की तरफ टेम्परेचर को T2 से T1 की तरफ हीट को फ्लो कराएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वर्क का इनपुट कराना पड़ेगा। और ये वर्क इनपुट दे करके हम T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर से जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया उससे हम T1 टेम्परेचर तक ब्लो कर सकते हैं, या फिर हम उस पर सराउंडिंग के टेम्परेचर को उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ हाउ योर रेफ्रिजरेटर वर्क्स। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो COP अगर मैं मान लेता हूं, अभी रिवर्सिबल में मैं नहीं जाता हूं, जनरल में जाऊं, तो COP विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई द वर्क इनपुट। ओके, सो डिज़ायर्ड इफेक्ट मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर के केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, और वर्क इनपुट आपको पता है इस W। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको रेफ्रिजरेटर के लिए मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला, बहुत एक जनरल बेसिक फार्मूला है जो कि एप्लीकेबल होता है आपका। अगर मैं, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ। ये एप्लीकेबल है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ के लिए। अगर कोई भी आपके पास जनरल टर्म है, जनरल रेफ्रिजरेटर है, एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया मैंने, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब आ जाता है, मैं हीट पंप की बात करता हूँ। हीट पंप क्या होता है? हीट पंप इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हीट पंप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस वेल अबव इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर। तो देखिए, आपको क्या करना होता है कि जो आपको किसी एक कन्फाइंड स्पेस के टेम्परेचर को हायर मेंटेन करना होता है। इट मीन्स हमें हमेशा T1 को मेंटेन करना है, जो कि हमेशा उसके सराउंडिंग जो कि T2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हम लोअर टेम्परेचर से हीट को अगर एक्सट्रैक्ट करें, Q2 अमाउंट ऑफ हीट को, और W अमाउंट ऑफ मैं वर्क इनपुट दूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अपनी अमाउंट ऑफ हीट को फ्लो कराना चाहता हूँ। तो मुझे ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं T1 को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो फॉर दैट केस मुझे इस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को कंटिन्यूस इस T1 टेम्परेचर पर ऐड करना होगा, तभी मुझे ये T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन रहेगा। अदरवाइज तो हीट की टेंडेंसी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हीट आपकी दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगी। सो हीट पंप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस वेल अबव इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, या सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा। सो हियर व्हाट विल बी द COP वैल्यू? अगर इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो COP विल बी इक्वल टू, अभी हमने जनरल डिस्क्रिप्शन बता दिया था आपको, डिजायर्ड इफेक्ट to work input. Okay, so desired effect for a heat pump is, heat pump की COP क्या होगी? So desired effect for a heat pump is Q1, क्योंकि हमें T1 टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर को हायर मेंटेन करना है। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरा लोअर है, तो मुझे हायर अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लगातार सप्लाई करना हो उस कन्फाइंड स्पेस में, ताकि टेम्परेचर वहाँ का हायर मेंटेन हो। तो COP ऑफ हीट पंप इज Q1 डिवाइडेड बाई W। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर एज वेल एज द हीट पंप। तो ये एक जनरल फॉर्मूला, अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर योर रिवर्सिबल एंड एज वेल एज इरिवर्सिबल। तो इसके लिए आपका ये एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आई गेस मैंने आपको इसके बारे में इनफ बताया, इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की है, और मैं IC इंजन वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। विल डिस्कस इट लेटर। अगर हमारे पास समय की उपलब्धता रहेगी तो मैं ज़रूर उसे डिस्कस करूँगा, और इनफैक्ट डिस्कस करूँगा, बट आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा मैं। फर्दर
अब मैंने यूनिट नंबर 2 के जब रेफ्रिजरेशन वाले पार्ट को स्टार्ट किया है, बिकॉज इट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, तो मैं उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा इम्फेसाइज करना चाहता हूँ, बिकॉज इट विल बी स्कोरिंग इनफ। ओके, इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा जो साइकोमेट्री वाला पार्ट है, विच इज़ योर एयर कंडीशनिंग पार्ट, उसके बारे में बताऊँगा। सो आई गेस यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यू रियली एंजॉय माई वीडियो एंड इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, सो प्लीज़ डू कमेंट, डू शेयर मी विद योर व्यूज़, एंड kindly share, subscribe, and yeah, comment. That's all from my side. Okay, thank you so much. Thanks for watching.